क्या हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ दुनिया के बारे में बताए नहीं, बल्कि उसे असल में महसूस कर सके, उसे पकड़ सके। आज हम साकार एआई यानी एम्बॉडीड एआई की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि कैसे इंटेलिजेंस सिर्फ डिजिटल दायरे से निकलकर हमारे भौतिक संसार में, मतलब असल दुनिया में कदम रख रही है। हाँ, ये एआई के सफर में एक बहुत ही अहम मोड़ है, आप कह सकती हैं। अब बात सिर्फ वो जानकारी प्रोसेस करने वाले दिमागों की नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऐसे सिस्टम्स की जिनके पास असल में शरीर है, जो अपने आसपास की दुनिया से सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं, यहाँ तक कि उसे बदल भी सकते हैं। तो ये जो दो तरह के एआई हैं, साकार यानी एम्बॉडीड और निराकार यानी डिसएम्बॉडीड, इनमें बुनियादी फर्क क्या हुआ फिर? थोड़ा और समझाएंगे। देखिए, निराकार एआई, जैसे कि हम सब जानते हैं बड़े भाषा मॉडल्स को, है ना? वो एक तरह से डेटा के समुद्र में रहते हैं, जानकारी प्रोसेस करते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं, लेकिन उनका कोई भौतिक रूप, कोई शरीर नहीं होता। अच्छा, वो बस वर्चुअल दुनिया में है। बिल्कुल। दूसरी तरफ साकार एआई, जैसे रोबोट्स, उनका एक शरीर होता है, चाहे वो असली हो या फिर सिमुलेटेड माहौल में। वो सेंसर से दुनिया को महसूस करते हैं, फिर उस पर एक्ट करते हैं, और सबसे जरूरी बात, वो अपने एक्शन के नतीजों से सीखते हैं। और यहीं पर ये शरीर का होना इतना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ हिलने डुलने की बात नहीं है, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही। यहीं एम्बॉडीमेंट हाइपोथेसिस सामने आती है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि असली मतलब अडेप्टेबल इंटेलिजेंस जो होती है, वो सिर्फ कंप्यूटर में गणना करने से, कैलकुलेशन से पैदा नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, वो दिमाग, शरीर और जो आसपास का माहौल है, इनके बीच जो लगातार एक डायनामिक इंटरैक्शन चलता रहता है, उसी से उभरती है। आप सोचिए, एक निराकार एआई सेब शब्द को प्रोसेस कर सकता है, उसके बारे में शायद पूरी जानकारी दे दे, लेकिन वो कभी सेब का वजन, उसकी ठंडक या उसकी गिरने की आवाज उसको महसूस नहीं कर सकता। हाँ, वो तो डेटा है उसके लिए। बिल्कुल। जबकि एक साकार एजेंट, मतलब एक रोबोट, जो उस सेब को असल में देखता है, छूता है, उठाता है, वो उस सेब शब्द को कहीं ज्यादा गहराई से एक अलग ही लेवल पर समझता है। वो सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं रह जाता उसके लिए। सही कहा। यह है एक्शन फर्स्ट अप्रोच, मतलब पहले करो फिर सीखो। सीखना अनुभव से आता है, दुनिया के साथ सीधे इंटरेक्शन से। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में इस फील्ड में इतनी तेजी आई है, खासकर ह्यूमनॉइड रोबोट्स में। हाँ, मैंने भी देखा है, कुछ कमाल की चीजें हुई हैं हाल में, जैसे टेस्ला का ऑप्टिमस जेन 2। हाँ, वो तो काफी चर्चा में था। हाँ बिल्कुल, ऑप्टिमस जेन 2 एक बड़ा कदम है। उसके हाथों में अब ज्यादा बारीकी से काम करने की क्षमता है, मतलब 22 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और उसका वजन भी करीब 20% कम हुआ है। अच्छा। हाँ, और लक्ष्य ये है कि ये फैक्ट्री से लेकर आगे चलकर शायद घरों तक में काम आ सके। और वो फिगर एआई का फिगर 02 रोबोट भी तो है, वो तो शायद बीएमडब्ल्यू के प्लांट में भी इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। फिगर 32 इंसानी भाषा के निर्देशों को समझकर काम कर सकता है, ये एक बड़ी बात है। और बीएमडब्ल्यू के साथ उनका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। और बॉस्टन डायनामिक्स का नया एटलस, वो तो अब इलेक्ट्रिक हो गया है ना? जी हाँ, बॉस्टन डायनामिक्स का नया पूरी तरह से इलेक्ट्रिक एटलस रोबोट, और उसे हुंडई अपनी फैक्ट्रियों में डिप्लॉय करने की योजना बना रहा है। तो ये सब दिखाता है कि ये मशीनें अब सिर्फ रिसर्च लैब्स की चीज नहीं रही। सही बात है, ये अब असल दुनिया में असल काम करने के लिए तैयार हो रही हैं। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं होगा, है ना? कुछ बड़ी चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, चुनौतियां तो हैं। एक जो बहुत बड़ी बाधा है वो है सिम टू रियल गैप। सिम टू रियल गैप, ये क्या है? मतलब रोबोट्स को ट्रेनिंग अक्सर सिमुलेशन में दी जाती है, कंप्यूटर के अंदर बनी एक नकली दुनिया में। वो सेफ भी है, सस्ता भी पड़ता है, लेकिन दिक्कत ये है कि सिमुलेशन की साफ सुथरी परफेक्ट दुनिया असल दुनिया की जो अनिश्चितता है, जो गड़बड़ियां हैं, उनसे बहुत अलग होती है। तो जो चीज़ सिमुलेशन में बढ़िया काम करती है, वो अक्सर असल फैक्ट्री के फ्लोर पर या घर के माहौल में वो फेल हो जाती है। अच्छा, समझी। और हार्डवेयर की भी अपनी सीमाएं होंगी, जैसे बैटरी वगैरह। निश्चित रूप से बैटरी लाइफ एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन मशीनों को लगातार लंबे समय तक काम करना है, साथ ही मोटर्स को इंसानी हाथों जैसी फुर्ती और ताकत देना, वो अभी भी बहुत मुश्किल और महंगा काम है। इंसान जिस तरह बिना थके घंटों तक काम कर लेता है, वो लेवल पाना अभी इन मशीनों के लिए थोड़ा दूर है। और हाँ, सुरक्षा का पहलू भी है। ये सुनिश्चित करना कि ये रोबोट्स इंसानों के आसपास एकदम सुरक्षित तरीके से काम करें, खासकर जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, ये बहुत जरूरी है। और इन सब के बीच वो नौकरियों वाला सवाल,
समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये चिंता तो रहती ही है। हाँ, और ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑटोमेशन से कुछ तरह की नौकरियां, खासकर जिनमें बार बार एक ही तरह का शारीरिक श्रम होता है, वो कम होंगी, विस्थापित होंगी। ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ रोबोट्स को डिज़ाइन करने, उन्हें बनाने, उन्हें मेंटेन करने, उनकी निगरानी करने और शायद उनके साथ मिलकर काम करने के लिए बिल्कुल नए तरह के स्किल्स और नई नौकरियों की ज़रूरत भी पैदा होगी। तो एक तरह का बदलाव आएगा काम के नेचर में। हाँ, बिल्कुल। संतुलन साधना होगा और ये बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम हो। हमें ये भी देखना होगा कि रोबोट्स कैसे फैसले लेते हैं। कहीं उनकी धारणा प्रणालियों में, उनके परसेप्शन सिस्टम में कोई पूर्वाग्रह, कोई बायस तो नहीं है। उनकी बहुत बारीकी से टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि वे निष्पक्ष रहें। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एआई अब सिर्फ सोचने वाली चीज नहीं रही, है ना? वो अब करने वाली चीज बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इंटेलिजेंस को हाथ पैर मिल रहे हैं। हाँ, संक्षेप में आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर है जिसने पैर उगा लिए हैं और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। सोचिए, जब ये मशीनें हमारे साथ काम करना शुरू करेंगी, कौन जाने किसी दिन फैक्ट्री लाइन पर हमारे बगल में ही खड़ी हों, काम कर रही हों, तो हम इंसानों और इन मशीनों का रिश्ता कैसे बदलेगा? और क्या इससे बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस की हमारी अपनी परिभाषा भी बदल जाएगी? सोचने वाली बात है।